हेलो फ्रेंड्स, मैं भारती आपका स्वागत करती हूँ आरजेएम स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म को हमने फिनिश किया है, तो चलिए अब हम मगध साम्राज्य को स्टार्ट करते हैं। इसके 1-2 पेज मैंने आपको पहले भी पढ़ाए थे, लेकिन फिर से आपको रिवाइज़ करवा दूँ ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए आपकी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली जो था महाजनपद कौन था? मगध था। लेकिन मगध से पहले जो शक्तिशाली था वो था काशी। ठीक है, आपको ये याद भी होगा, शायद रिकॉल हो रही होगी ये बातें। अब आगे देखें, मगध की जो वर्तमान स्थिति है बच्चों वो क्या है? जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बिहार है और पश्चिम बंगाल है, वो मगध की वर्तमान स्थिति है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। अब मगध साम्राज्य का जो टाइम पीरियड है वो क्या है? 554 BC से लेकर 185 BC तक। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, याद कीजिएगा। 554 BC से लेकर 185 BC तक। और मगध पर साम्राज्य करने वाले जो भी वंश थे वो कौन कौन से थे, ये मैंने आपको याद करवाया था। हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य। फिर से बोलिएगा, हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य। HSN और M, ये आप ऐसे करके रिकॉल करोगे तो याद हो जाएगा। बार बार बोलोगे हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य, तो ये याद हो जाएंगी ये चीज़ें। अब इसके बाद देखिए, जो मगध साम्राज्य है इसका फाउंडर कौन था, इसका संस्थापक कौन था? बृहद्रथ था। और उसका पुत्र कौन था? जरासंध। जरासंध का युद्ध महाभारत काल में भीम के साथ हुआ था, ये आपको याद होगा। अब मगध साम्राज्य का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अब बारी आती है हर्यक वंश की। हर्यक वंश का जो फाउंडर था वो कौन था? बिंबिसार। और इसने 544 BC से 492 BC तक शासन किया था। इसका दूसरा नाम क्या था? श्रेणिक, जो कि जैन साहित्य में लिखा हुआ है। और क्षेत्रोजस भी इसका नाम था, जो कि मत्स्य पुराण में देखने को मिलता है। अब भारत के इतिहास में सबसे बड़ा शासनकाल इसी का था, जो कि 52 वर्षों तक चला था। अब बिंबिसार ने राज्य विस्तार करने के लिए कौन सी नीति का सहारा लिया था बच्चों? आई होप आपको याद होगा। तो उसने विवाह नीति का सहारा लिया था। उसके बाद देखिए उसने विवाह किस किस से किया था? महाकोशला, जो कि कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन थी, और उन्होंने काशी को दहेज में दिया था। चेलना, जो कि चेटक की पुत्री थी, लिच्छवी वंश की थी। शेमा, जो कि भद्र प्रदेश की राजकुमारी थी। ठीक है, आपको ये याद होगा। अब आगे देखिए, बिंबिसार ने अंग महाजनपद को जीता और वहां पर अपने पुत्र अजातशत्रु को उपराजा बना दिया था। अब बिंबिसार जो प्रारंभ में बौद्ध धर्म को मानता था, लेकिन क्या हुआ, फिर उसकी पत्नी ने कहा कि जैन धर्म को फॉलो कीजिए, तो उन्होंने अपनी पत्नी के कहने पर जैन धर्म को भी अपना लिया। उन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया बच्चों? उन्होंने अपनी राजधानी राजगृह को बनाया। ठीक है, आगे चले। ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको रिवाइज करने में भी, और ये स्पीड भी आपको शायद ज़्यादा नहीं लग रही होगी। बिल्कुल ऐसे पढ़ा रही हूँ मैं कि हर एक कोई भी बच्चा जो बेसिक से पढ़ रहा होगा उसको समझ में आ जाए। अब आगे देखिए, बिंबिसार ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दर्शक, उसका सबसे बड़ा पुत्र कौन सा था? दर्शक, उसको उत्तराधिकारी बनाया। लेकिन अजातशत्रु ने क्या किया? अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और खुद क्या हुआ? गद्दी पर बैठ गया। अब पिता की इसने हत्या कर दी, तो हत्या करने के कारण जो अजातशत्रु है उसको क्या कहा गया? पितृहंता कहा गया। और ठीक ऐसा ही फिर इसके पुत्र ने भी किया, इसके पुत्र ने इसको मार दिया। ठीक है, अब आगे देखिए, अजातशत्रु को भी उसके पुत्र उदयन ने मार दिया, उसने भी उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार से जो हर्यक वंश है, हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बच्चे एग्जाम में कि कौन से वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है, तो ये हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। अब आगे देखिए, अब टाइम पीरियड आ गया अजातशत्रु का, जो कि 492 से लेकर 460 BC तक उसने शासन किया था। इसका दूसरा नाम क्या था? कुणिक, या फिर पितृहंता तो था ही है। इसने अपने पिता की हत्या की थी। इसकी मदर कौन थी? महाकोशला। इसके पिता ने 3 शादियाँ की थी ना, तो महाकोशला इसकी मदर थी। अब इसी के टाइम पीरियड पे 483 BC में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, उसका अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था, जो कि राजगृह में हुई थी। अब आगे देखिए, काशी के लिए प्रसेनजित से इसका संघर्ष होता है। देखिए, प्रसेनजित ने काशी को दहेज में दिया था, लेकिन किसको दिया था? बिंबिसार को। अब इसने अपने पिता की हत्या कर दी, तो अब इन दोनों की होने लगी लड़ाई। फिर इसने क्या किया? अजातशत्रु ने प्रसेनजित की पुत्री, जो कि बाजीरा, देखिए बाजीरा से विवाह किया, जो कि प्रसेनजित की पुत्री थी। उस समय की व्यवस्था का पता नहीं कैसा चलन था, लेकिन उन्होंने अपने, देखिए रिश्ते में देखा जाए तो ये उसका मामा हुआ, और मामा की पुत्री से इसने विवाह कर लिया।
इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद वज्जी और मल्ल संघ को इसने हराया। अब अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था और उसके पिता ने भी पहले बौद्ध धर्म को अपनाया था और बाद में जैन धर्म को अपनाया था, लेकिन इसने क्या किया, अजातशत्रु ने डायरेक्ट जैन धर्म को अपना लिया। अब महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध की मृत्यु इसी के शासनकाल में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है बच्चे, ये आपको याद करनी है। अब उसके बाद आता है इसके पुत्र का टाइम पीरियड जो कि है उदयन 460 बीसी से लेकर 444 बीसी तक, 460 से लेकर 444 बीसी तक, ठीक है, आपको ये याद करना है। अब देखिए इसको द्वितीय पितृहंता, प्रथम कौन था, अजातशत्रु, क्योंकि उसने पिता को मारा। अब ये द्वितीय, इसने फिर से अपने पिता को मारा। इसने क्या किया बच्चे, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। जो आज के दिन बच्चे आपका पटना है ना, उसी को पाटलिपुत्र कहते थे पहले, तो इसने उसकी स्थापना की थी, जो गंगा, गंडक और सोन नदी के किनारे पर है। और इसको पाटलिपुत्र को कुसुमपुरा के नाम से भी जाना जाता है और उसने फिर इसको राजधानी बनाया। उदयन के 3 पुत्र थे, क्या क्या, अनिरुद्ध, मुंडा और नागदशक, ठीक है। अब देखिए नागदशक जो है हर्यक वंश का अंतिम शासक था। तो अंतिम मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट और लास्ट आपको याद करने हैं, ठीक है बच्चे। तो चलिए अब आगे देखिए, जिसकी हत्या उसके मंत्री शिशुनाग ने की थी। अब नागदशक की हत्या शिशुनाग, देखिए नाग ये थोड़ा सा राइम हो रहा होगा, आपको रिलेट कर पाओगे कि नागदशक को किसने मारा, शिशुनाग। तो शिशुनाग ने मारा तो कौन सा वंश की स्थापना होगी, शिशुनाग वंश की स्थापना हुई, ठीक है। हर्यक वंश यहाँ पे खत्म हो गया। अब देखिए शिशुनाग वंश जो है उसमें फाउंडर कौन होएगा, शिशुनाग होएगा, सिंपल सी बात है ये तो आपको। इसका टाइम पीरियड क्या था, 412 बीसी से लेकर 394 बीसी तक। इसने अपनी राजधानी किसे बनाया, वैशाली को। इसने अपनी राजधानी किसे बनाया, वैशाली को। अब शिशुनाग ने अवंती को जीता था, जो प्रदोत को पराजित किया था, जो कि वहाँ का राजा था अवंती का। उसके बाद आता है कालाशोक, 394 से लेकर 366 बीसी तक, 394 से लेकर 366 बीसी तक, ठीक है। इसके टाइम पे क्या हुआ था बच्चे, द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था अका अक, मैंने आपको एक राइमिंग वर्ड बताया था अका अख, ठीक है। तो ये जो का था, का मतलब कालाशोक, ये कालाशोक ये वाला है, ठीक है। अब इसमें देखिए द्वितीय बौद्ध संगति 383 बीसी में 100 साल बाद हुई थी, वैशाली में हुई थी। साबक मीर यहाँ पर कौन था, अध्यक्ष था। अब कालाशोक ने क्या किया, पाटलिपुत्र को पुनः अपनी राजधानी बना लिया। इसके 10 पुत्रों में से एक नंदीवर्धन जो था अंतिम शासक हुआ था। कौन था अंतिम शासक, नंदीवर्धन। नंदीवर्धन की हत्या किसने की, महापद्मनंद ने छुरा गोपकर की थी। तो महापद्मनंद, तो नंद यानी कि कौन से नए वंश की स्थापना हुई, नंद वंश की स्थापना हुई। तो उसका संस्थापक कौन हो गया, महापद्मनंद। और पहले वाले का आखिरी कौन हुआ, नंदीवर्धन। देखिए यहाँ भी वही चीज़ है, नंद और नंदीवर्धन। तो थोड़ा सा आप याद कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया फर्स्ट और लास्ट दोनों इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बच्चों नंद वंश आ गया। नंद वंश जो है 344 बीसी से लेकर 322 बीसी तक चला था। इसके संस्थापक कौन हो गए, महापद्मनंद। उनके और भी नाम थे, उग्रसेन, एकराट, सर्वशांतक, परशुराम। परशुराम का ये सेकंड अवतार मानता था अपने आप को, अपरो परशुराम भार्गव। मतलब ये क्या बोलता था कि इसने ना क्षत्रियों को बहुत ज़्यादा मार दिया था, तो ये क्या कहता था कि मैं परशुराम का दूसरा अवतार हूँ, ठीक है। और इसके समकालीन कौन था बच्चे, पाणिनि था। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि पाणिनि ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का क्या नाम था, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। धनानंद, इसे अग्रमीज नाम से भी जाना जाता था। धनानंद को क्या नाम से जाना जाता था, अग्रमीज नाम से जाना जाता था। सिकंदर का आक्रमण जो है इसी के टाइम पीरियड पे हुआ था। और जो चाणक्य था, आपको याद होगा चाणक्य जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेनिंग दी थी, उसने आके इसको बताया भी था कि भाई सिकंदर तैयारी कर रहा है यहाँ पर आक्रमण करने की, लेकिन इसने इसकी बात पर गौर नहीं किया था। उस टाइम पे वरुचि विद्वान, कात्यायन विद्वान यहीं पर थे। तीनों ग्रंथों को, जो 3 ग्रंथ हैं उनको मुनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, मुनित्र, ठीक है। अब आगे देखिए, पतंजलि ने क्या लिखी थी, महाभाष्य। कात्यायन ने वर्तिका और पाणिनि ने अष्टाध्यायी। फिर से देखिए बच्चों, पतंजलि ने महाभाष्य लिखी थी, ठीक है। कात्यायन ने वर्तिकाल बुक लिखी थी, पाणिनि ने अष्टाध्यायी बुक लिखी थी। आपके क्वेश्चन का आंसर तो यहीं पर मिल गया। चलिए फिर भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अब आगे देखिए बच्चों, आगे क्या है, सिकंदर और मौर्य साम्राज्य। सिकंदर और मौर्य साम्राज्य। अब सिकंदर के बारे में बात करते हैं तो भारत पर विदेशी आक्रमण सबसे पहले किसने किया था बच्चों, ईरानियों ने किया था। भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था, ईरानियों ने किया था, ठीक है। सबसे पहले आक्रमण करने वाला शासक कौन था, डेरियस।
ठीक है, फर्स्ट रूलर टू इन्वेड इंडिया। अब इसका वंश कौन सा था बच्चे? हकमनी साम्राज्य से ये संबंध रखता था। ये कौन से साम्राज्य से संबंध रखता था? हकमनी साम्राज्य से। देखिए, भारत पर सबसे पहले आक्रमण ईरानियों ने किया। आक्रमण करने वाला पहला शासक कौन था? डेरियस। इसने क्या किया था? गांधार कंबोज को जीत लिया था। इसने कौन सी जगह को जीता था? गांधार और कंबोज को। अब ईरानियों के बाद में यूनानी, यानी कि सिकंदर का आक्रमण हुआ। पहले ईरानियों का हुआ था, फिर यूनानियों का हुआ। यूनानियों में कौन था? सिकंदर। ठीक है। आफ्टर द ईरानियंस द ग्रीक्स अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया। उसके टाइम पे क्या हुआ? फिर उसके बाद गोगामेला यानी उरुवेला का युद्ध हुआ, जो कि 331 बीसी में हुआ था। डेरियस थर्ड वर्सेस सिकंदर, इन दोनों के बीच में हुआ था। डेरियस थर्ड वर्सेस सिकंदर। अब सिकंदर के आक्रमण के समय ना बच्चों, तक्षशिला जो जगह थी, तक्षशिला जो आज के दिन अफगानिस्तान में है, तक्षशिला का जो शासक था वो कौन था? अम्भीक था। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सिकंदर के आक्रमण के समय तक्षशिला में शासक कौन था? तो कौन था आपको बताना है? अम्भीक था। अब सिकंदर के बारे में कुछ बातें। सिकंदर जो है मैसेडोनिया का शासक था। सिकंदर कहाँ का शासक था? मैसेडोनिया, या हिंदी में बोले तो मकदूनिया का। इसके पिता कौन थे? फिलिप द्वितीय। माता कौन थी? ओलंपिया। इसका निकनेम क्या था? अलेक्जेंडर दी ग्रेट। अलेक्जेंडर वैसे बोल देते हैं, अलेक्जेंडर दी ग्रेट इसका दूसरा नाम था। भारत में 326 ईस्वी में आया था। ही केम टू इंडिया इन 326 बीसी और वापस चला गया 325 बीसी में। वो आक्रमण यहाँ भी करता, लेकिन थोड़ी बहुत चतुराई के कारण चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य जो उस टाइम पे छोटे थे, उन्होंने उसकी सेना में ना एक अफवाह फैला दी थी कि यहाँ पर ये जो नदी है, इसको जो भी पार करेगा वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ऐसे करके कुछ भी अफवाह फैला दी थी उनकी सेना के बीच में, और वो सेना वैसे भी लड़ती लड़ती बहुत थक चुकी थी, तो उन्होंने आगे जाने से मना कर दिया। तो 325 में वो लोग वापस लौट गए थे। कुल 19 महीने के लिए सिकंदर भारत में रहा था। सिकंदर भारत में कितने टाइम पीरियड के लिए रहा था? 19 महीने के लिए। अब सिकंदर का भारतीय शासक से जो युद्ध होता है उसको क्या नाम लिया जाता है? वो होता है हाइडेस्पीस का युद्ध, झेलम का युद्ध, या फिर वितस्ता का युद्ध। मैंने आपको बताया भी था नदियों के पुराने नाम। झेलम का पुराना नाम क्या है? वितस्ता। ठीक है, तो इसलिए इसको वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। अब 325 में राजापुरु और सिकंदर का युद्ध हुआ था। सिकंदर की पत्नी कौन थी? रक्सोना थी। सिकंदर की पत्नी कौन थी? रक्सोना थी। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि व्यास नदी को पार करने से क्यों मना किया था। ऐसे कहा जाता है बच्चों कि उन्होंने अफवाह फैला दी थी वहाँ पर। ठीक है, और रक्सोना जो है, रक्सोना ने राजापुरु को राखी भी बांधी थी, वो उसको भाई भी माना था उसको। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। अब गुरु की बात करते हैं, तो गुरु कौन था? अरस्तु। अरस्तु का गुरु प्लेटो, और प्लेटो का गुरु सुकरात। ठीक है, इसका गुरु कौन था? अरस्तु। अरस्तु का गुरु प्लेटो, और प्लेटो का गुरु कौन था? सुकरात। प्लेटो ने जो बुक लिखी है वो कौन सी है? रिपब्लिक। और अरस्तु ने जो बुक लिखी है वो कौन सी है? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स नाम की बुक लिखी है, और प्लेटो ने रिपब्लिक नाम की बुक लिखी है। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बुक वगैरह कहीं से भी पूछी जा सकती है। सिकंदर ना अपने साथ कुछ आदमियों को लेके आया था। तो वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, तो एक बार उनके नाम देख लीजिए और उनके काम क्या थे वो भी देख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्यूकस निकेटर। ये बाद में रहा भी था इंडिया में, जो कि थल सेनापति था। ठीक है, आर्मी कमांडर था। निरियाकस जो है वो कौन था? वो जल सेनापति था, यानी कि वाटर कमांडर था। निरियाकस जल सेनापति था। फिलिप जो कि प्रबंधक था, यानी कि मैनेजर। एनास्क्रिप्स जो कि इतिहासकार था और हिस्टोरियन था। अरिस्टोबुलस इतिहासकार था ये भी, और हिस्टोरियन था। तभी तो ये इनको जो लिखते थे, अच्छा एक बात बताइए, ये तभी तो इसको अलेक्जेंडर द ग्रेट लिखते थे। अलेक्जेंडर द ग्रेट क्यों? क्योंकि इसके साथ में इसके इतिहासकार चलते थे, और वो अपने राजा को कभी भी नीचा नहीं दिखाएंगे या उसके बारे में कोई भी गलत बात नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसीलिए उसका नाम ऐसे पुस्तकों में लिखा जाता है अलेक्जेंडर द ग्रेट, क्योंकि उसके इतिहासकार ने उनको ऐसा दिखाया है। चलिए, अदरवाइज आप खुद से सोचिए, जो इतनी मारकाट करके आएगा, जो इतनी दुनिया को लूटेगा, इतना हत्या करके आएगा, वो ग्रेट कैसे हो सकता है? तो चलिए अब आगे देखते हैं। सिकंदर की जो पसंदीदा बुक थी वो थी इलियाड। कौन सी थी? इलियाड। ये एक बार आपको पढ़नी चाहिए। अगर आपको कहीं से PDF मिल जाए तो आप पढ़ लीजिएगा, खरीद के ला सको, आपको शौक हो तो पढ़ लीजिएगा।
सिकंदर के घोड़े का नाम था बहुकेफला और निकैया नगर भी उसने बसाया था। ठीक है, बहुकेफला जो था उसकी ना कुछ समय उसकी मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु के गम में भी वो ऐसा टूट गया था कि तब उसने आगे युद्ध ना करने का निर्णय लिया था। ये भी एक कारण उनमें से माना जाता है कि ये वापस चला गया था। अब सिकंदर जब गया तो 323 में बेबीलोन में इराक में उसकी मृत्यु हो गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में और बार बार पूछा जाता है। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? 323 BC में बेबीलोन में इराक में हुई थी। ठीक है, इसके प्रभाव क्या थे बच्चों? प्रभाव क्या थे? राज्य के ऊपर रिलेशन टू यूरोप से क्या हुआ? रिलेशन स्थापित हो गए। गांधार शैली जो है वो विकसित हुई। इंडो ग्रीक शैली, ग्रीको बौद्धिस्ट शैली, हिंदू यूनानी शैली। ठीक है, ये सारी जो कलाएं हैं, शैलियाँ यहाँ पर इंडिया में विकसित हुई क्योंकि इनके साथ संपर्क स्थापित हो गए जो कि स्थल संपर्क थे। ठीक है, कहाँ से थे? स्थल, यानी कि जमीनी संपर्क स्थापित हुए, तो राज्य के विस्तार और ये सारी चीज़ें इन पर प्रभाव पड़ा था। तो चलिए एक बार हम इस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज करते हैं, उसके बाद हमारा आगे टॉपिक चलेगा मौर्य साम्राज्य। उससे पहले हम अपने इस टॉपिक को रिवाइज कर लें ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आप अच्छे से एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाओ। मगध साम्राज्य से हमने स्टार्ट किया था। मगध साम्राज्य जो है सबसे पावरफुल था, उससे पहले काशी पावरफुल था। मगध की स्थिति कौन है? पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। ये आपसे पूछा जाता है। एक बार तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कलिंग है वो आज के समय पे कौन सा राज्य है? तो आज के समय पे जैसे वो कौन सा राज्य है? उड़ीसा। ये अपने हरियाणा के ही एग्जाम में पूछा गया था। तो ऐसे ही इनका भी पूछा जा सकता है कि मगध की वर्तमान स्थिति कौन सी है? पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। अब आगे देखिए, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व माना जाता है। मगध साम्राज्य का टाइम पीरियड बच्चों 544 BC से 185 BC तक माना जाता है। इस पर शासन करने वाले वंश कौन है? हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य। हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य। ये मैं आपको बार बार रिकॉल करवाती रहूँगी जब तक मेरे दिमाग में आएंगी ये बातें। ठीक है, अब आगे देखिए, इसके जो फाउंडर कौन थे? बृहद्रथ थे। उसका पुत्र कौन था? जरासंध था। अब आगे देखिए, मगध साम्राज्य का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। तो सबसे पहले कौन आता है? हर्यक वंश, जो 544 BC से 412 BC तक है। इसके फाउंडर कौन है बच्चे? बिंबिसार। इसका दूसरा नाम श्रेणिक। जैन साहित्य के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कैसे आता है बच्चे कि जैन साहित्य के अकॉर्डिंग बिंबिसार का क्या नाम था? तो उसका नाम मिलेगा श्रेणिक। अब दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि मत्स्य पुराण के अनुसार बिंबिसार का क्या नाम था? तो वो आपको मिलेगा शत्रुंजय। ठीक है, अब आगे देखिए, हिस्ट्री में सबसे बड़ा शासनकाल इसी का रहा है जो कि 52 ईयर्स का रहा है। अब बिंबिसार ने राज्य विस्तार करने के लिए विवाह नीति का सहारा लिया था। इसकी 3 पत्नियां थी। महाकोशला जो कि कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी, चेलना जो चेटक की पुत्री थी, क्षेमा जो भद्र प्रदेश की राजकुमारी थी। अब बिंबिसार ने अंग महाजनपद को जीता और वहां अपने पुत्र अजातशत्रु को उपराजा बना दिया। अब क्या हुआ बच्चों? बिंबिसार प्रारंभ में बौद्ध धर्म को मानता था, लेकिन अपनी पत्नी चेलना के कहने पर जैन धर्म को उसने अपनाया था। अब उसकी राजधानी क्या थी बच्चों? राजधानी थी उसकी राजगृह। बिंबिसार ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन अजातशत्रु ने क्या किया? अपने पिता की हत्या कर दी और खुद क्या हुआ? गद्दी पर बैठ गया। अब पिता की हत्या करने के कारण अजातशत्रु को पितृहंता का नाम दिया गया और अजातशत्रु को भी उसके पुत्र उदयन ने मार दिया था, तो इसलिए उसको भी पितृहंता का नाम दिया गया। इसी प्रकार से हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहते हैं। अब आगे देखिए, अजातशत्रु का दूसरा क्या नाम है? कुणिक है। पितृहंता इसको कहते हैं। इसकी माता कौन थी? महाकोशला थी। इसी के समय पे प्रथम बौद्ध संगीति हुई जिसमें महाकश्यप अध्यक्ष थे और राजगृह में हुई थी। ये काशी के लिए प्रसेनजीत से इसका संघर्ष हुआ और ये विजयी हुआ तो बाजरा से इसने विवाह किया जो कि प्रसेनजीत की पुत्री थी। अब इसके बाद इसने वज्जी और मल्लसंघ को भी हरा दिया था। इसने काशी को भी हराया, काशी को भी जीत लिया और वज्जी और मल्लसंघ को भी जीत लिया था। अब आगे देखिए, अजातशत्रु जो है जैन धर्म का अनुयायी था। किसका था? जैन धर्म का। और महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध, इन दोनों की मृत्यु इसी के टाइम पीरियड पे हुई थी। अब उसके बाद आता है उदयन का शासन। वो 460 BC से 444 BC तक शासन कर पाया। उसको द्वितीय पितृहंता का नाम दिया जाता है। इसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की जिसको कुसुमपुरा के नाम से जाना जाता था और उसको अपनी राजधानी भी बनाया। उदयन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडा और नागदशक। नागदशक क्या था? लास्ट रूलर था। क्या था बच्चे? लास्ट रूलर था। और उसको नागदशक अंतिम शासक था और उसकी हत्या किसने की थी? उसके मंत्री ने, शिशुनाग ने की थी। और कौन से वंश की स्थापना की? शिशुनाग वंश की।
जो कि 412 से लेकर 344 BC तक चला था। इसके फाउंडर कौन हुए? शिशुनाग। राजधानी कौन सी हुई? वैशाली। शिशुनाग ने अवंती को जीता था। अब उसके बाद बारी आती है काला अशोक की। काला अशोक उसी के टाइम पीरियड पे द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। काला अशोक ने दोबारा पाटलिपुत्र को राजधानी बना लिया था। इसके 10 पुत्रों में से एक नंदीवर्धन जो है अंतिम शासक था। नंदीवर्धन की हत्या महापद्मनंद ने छुरा गोप कर की थी। ठीक है, तो उन्होंने कौन से नए वंश की स्थापना कर दी? नंद वंश की स्थापना कर दी। अब उसके बाद देखिए नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक कौन है? महापद्मनंद है। दूसरा नाम उग्रसेन, एकराट, सर्वशांतक और परशुराम है। वो परशुराम के सेकंड अवतार खुद को मानते हैं। उसके समय पे कौन था? पाणिनि था बच्चों। अब धनानंद की बारी आती है। धनानंद अंतिम शासक था नंद वंश का। इसे अग्रमीज नाम से जाना जाता है। सिकंदर का आक्रमण इसी के समय पे हुआ था। वरुचि विद्वान, कात्यायन विद्वान इसी के समय पे थे और तीनों ग्रंथों को मुनित्रय कहा जाता था। महाभाष्य जो कि पतंजलि ने लिखी, वर्तिका जो कि कात्यायन ने लिखी और अष्टाध्यायी जो कि पाणिनि ने लिखी थी। अब उसके बाद आता है सिकंदर और मौर्य साम्राज्य। सिकंदर के बारे में बात करते हैं, मौर्य साम्राज्य के बारे में बात अगली वीडियो में करेंगे। भारत पर विदेशी आक्रमण सबसे पहले ईरानियों ने किया था। भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले शासक कौन थे? डेरियस था। डेरियस फर्स्ट। उसने कंबोज और गांधार को जीत लिया था। और ये कौन से वंश से संबंधित था बच्चों? हखमनी साम्राज्य से संबंध रखता था। ईरान के बाद यूनानी भारत पर आक्रमण करने के लिए आए थे। कौन था वो यूनानी? कौन था? सिकंदर था। कौन था बच्चों? सिकंदर था। यहाँ पर गोगामेला या फिर गोगामाला या उरुवेला का युद्ध हुआ था जो 331 BC में हुआ था डेरियस थर्ड और सिकंदर के बीच में। डेरियस थर्ड और सिकंदर के बीच में हुआ था। और सिकंदर के आक्रमण के समय तक्षशिला का जो शासक था वो कौन था? आम्बेक था। अब सिकंदर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, वो क्या है? मैसेडोनिया का शासक था। उसके पिता का नाम फिलिप था, माता का नाम ओलंपिया था, उपनाम अलेक्जेंडर द ग्रेट था। भारत में 326 BC में आया था और वापस चला गया 325 BC में। वो 19 महीने भारत में रहा था। अब सिकंदर का जो भारत के शासक से युद्ध हुआ था उसको क्या नाम दिया जाता है बच्चे? हाइडेस्पीस का युद्ध या फिर झेलम का युद्ध, वितस्ता का युद्ध इसको कहा जाता है। 325 BC में राजापुरु और सिकंदर का युद्ध हुआ था। 325 BC में राजापुरु और सिकंदर का युद्ध हुआ था। सिकंदर की पत्नी कौन थी बच्चों? रैक्सोना। सिकंदर की पत्नी का क्या नाम था? रैक्सोना। और सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। अब इसके गुरु कौन थे? अरस्तु। अरस्तु के गुरु प्लेटो। प्लेटो के गुरु सुकरात। ठीक है, प्लेटो ने बुक लिखी थी रिपब्लिक और अरस्तु ने बुक लिखी थी पॉलिटिक्स। अब आगे देखिए सिकंदर के साथ जो इम्पोर्टेंट पर्सन आए थे, जो व्यक्ति आए थे वो कौन कौन थे बच्चे? वो थे सेल्यूकस निकेटर जो कि थल सेनापति था, निरियाकस जो कि जल सेनापति था, फिलिप जो कि प्रबंधक था, एनिस्क्रिप्स जो कि एक इतिहासकार था और अरिस्टोबुलस इतिहासकार, ये भी इतिहासकार था। बच्चों मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ये क्लासेस, हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब किया कीजिए। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। सिकंदर की जो पसंदीदा बुक थी वो कौन थी? इलियाड। सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? बऊकेफला। ठीक है, और उसी के नाम से निकैया नगर फिर उसने बसाया था। सिकंदर की मृत्यु कब हुई है बच्चों? 323 BC में हुई थी बेबीलोन में। 323 BC में बेबीलोन में उसकी मृत्यु हुई थी। इसके इफेक्ट क्या क्या हुए थे बच्चे? राज्य के विस्तार पर, रिलेशन टू यूरोप, वहाँ से संबंध स्थापित हुए, गांधार शैली, इंडो ग्रीक शैली, ग्रीको बौद्धिस्ट शैली और हिंदू यूनानी शैली, इनका जो मिक्सचर है इंडो ग्रीक, ग्रीको बौद्धिस्ट और हिंदू यूनानी, ये सारी शैलियाँ उस समय पे विकसित हुई थी। क्योंकि संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है जब एक जैसे जगह से दूसरी जगह कोई राजा आता है, जाता है, आक्रमण करता है। तो चलिए इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।